सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। देखिए इतवार रात 10 बजे आज प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। जमशेद अजीज साहब ये फरमाएगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से क्या दबाव था कि बीबी के खिलाफ और जरदारी साहब के ये जो केसेस हैं इनको खात्मा करें जी, छोड़। सन 2007 की शुरू से ही बेनजीर एंड फैमिली के केसेस की लिस्ट उन्होंने मांगनी शुरू कर दी कि कितने केस हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं, क्या है। तो वह क्योंकि हसन वसीम अफजल साहब के पास होते थे, लेकिन मुझे खबर रहती थी कि वो क्या हो रहा है। फिर करते करते एक दफा उन्होंने कहा कि आप जो स्पेन में लॉयर्स हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की इंक्वायरी के तहत केस चल रहा था, उन लॉयर्स को तब्दील कर दें। तो मैंने पूछा क्यों, लॉयर्स को क्यों तब्दील कर दें, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो लॉयर्स तब्दील करने से जरा बेनजीर को कॉन्फिडेंस हो जाएगा, गवर्नमेंट सीरियस है उनसे बातचीत करने पर। तो खैर मैंने खत लिख दिया कि लॉयर्स को तब्दील कर दें, मतलब है वो उसमें कि पॉज आ जाएगा केस में। जो एनआरओ के तहत बीबी से डील हो रही थी, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए लॉयर्स वगैरह तब्दील किए कि पॉज आ जाए। एनआरओ तो उस वक्त नहीं था ना, नहीं था, लेकिन बातचीत शुरू हो गई थी, 1-to-1 डील चल रही थी, बातचीत हो गई थी। फिर उसके बाद अप्रैल में मैं साउथ अफ्रीका गया था कोई एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस में, तो उस दौरान में वसीम अफजल साहब का दफ्तर बंद कर दिया गया, जनरल परवेज मुशर्रफ ने बंद कर दिया। जी। फिर मैं जब वापस आया तो वो सारी फाइलें मेरे पास आ चुकी थी। मेरे पास बेनजीर, जरदारी, इन लोगों की फाइलें थी नहीं, लोकल केस भी फॉरेन केस भी, मुझे सिरे से इन केसेस की तफसील पता नहीं थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस हवाले से आपको बताया फिर वो केसेस का क्या करना है? मुझे असल में तारिक अजीज साहब उनके बिहाफ पे जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन थे, वो उनके सिलसिले में मुझसे बातचीत करते थे इस सिलसिले में। तारिक अजीज साहब ने आपसे क्या कहा? मुझे कहा कि ये केसेस आप बंद कर दें, ये अरेंजमेंट हो रही है। तो मैंने कुछ ये लुज्जत बहाना करता रहा, मैंने कहा मैं केसेस बंद कर दूंगा तो बेनजीर मुझ पर कल हतक इज्जत का दावा कर देंगी कि मैंने गलत केस चलाए हुए थे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, बेनजीर से आप वहां चले जाएं, मिल लें उन लोगों से। उन्होंने मुझे कहा आप लंदन जाके रहमान मलिक साहब से मिल लें, वो हर किस्म की श्योरिटीज आपको दे देंगे, और अगर कोई आपके ऊपर दावा होगा तो वो गवर्नमेंट उसको पे बैक करेगी, आपके ऊपर कोई चीज नहीं आएगी। फिर इवेंचुअली उनको मैंने कहा मैं मॉरल ग्राउंड्स पे इन केसेस को बंद नहीं कर सकता। फिर उन्होंने क्या बोला कि कोई गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया? इस पर मुझे फिर तारिक अजीज साहब, ये बात चलती रही काफी दिनों तक। तो अप्रैल का महीना खत्म होने लगा, फिर मई के शुरू में उन्होंने मुझसे कहा कि ये इसमें बहुत सी फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ये एक इंटरनेशनल इशू है, इसका फैसला हो चुका है, यू आर टू स्मॉल टू अफेक्ट द चेंज। और प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव डिसीजन दिया है कि ये केस इट स्टैंड्स क्लोज्ड। ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया है कि these cases stand closed। और तारिक अजीज साहब ने मुझे ये कम्युनिकेट किया। उन्होंने कहा नाउ यू हैव टू फाइंड वेज एंड मींस टू मेक इट हैपन। तो मैंने कहा वेज एंड मींस तो मेरे पास कोई नहीं है सिवाय इसके कि मैं यहां से चला जाऊं और आप इसको बंद कर लें। तो फिर उसके बाद वो फोन पे बात हमारी बंद हो गई। फिर काफी देर के बाद उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा फिर अगर आप ये मौजूद समझते हैं तो फिर आप रिजाइन कर ले, लेकिन क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट का इतना मसला चल रहा है और इतना मुल्क में हंगामा है, तो मेरा आपको मशवरा होगा, बल्कि रिक्वेस्ट होगी कि आप 2 महीने की छुट्टी ले लें कि आपकी सेहत खराब है। 9 मई 2007 को जो चीफ जस्टिस वाला इशू हुआ था, उसकी बुनियाद पर उन्होंने आपसे दरखास्त की कि अभी आप छुट्टी पर चले जाइए ताकि सेविंग मिल जाए। हाँ, थोड़ा सा। तो फिर मैं 2 महीने की छुट्टी पे चला गया हेल्थ ग्राउंड में। तो मैं 3 मई के बाद फिर दफ्तर गया। तो ये जात जनरल परवेज मुशर्रफ की थी जो एनआरओ वाली टॉक्स के नतीजे में उन्होंने नैब केसेस को सारों को पसे पुश डाल दिया। उस वक्त तो सिर्फ बेनजीर के केसेस की बातें हो रही थी, नैब की नहीं हो रही थी। लेकिन उससे पहले क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इतनी टेंशन बढ़ रही थी, तो बार बार ये इशू आता था कि एक कमेटी बना दी जाए और चेयरमैन। केसेस में जान थी या सारे फ्रॉड केसेस थे? केसेस में केसेस अब जब स्पेनिश कोर्ट का केस बंद हुआ है तो उस पर नैब की स्टेटमेंट अखबार में आई, वो मेरे जाने के बाद आई, काफी दिनों के बाद, कि ये केस इसलिए बंद हो गया कि नैब के पास एविडेंस नहीं था। ये बेनजीर ने केस पाकिस्तान से बाहर रहते हुए किया था, इसके पैसे जो मिलने थे पाकिस्तान को नहीं मिलने थे, ये तो यूनाइटेड नेशन को। आपके पास एविडेंस थी? ये एविडेंस यूनाइटेड नेशन ने प्रोवाइड की थी और बॉक्स लोड्स ऑफ डॉक्यूमेंट थे, और इसमें सिर्फ बेनजीर की कंपनी के खिलाफ नहीं था, और भी बहुत सी स्विस कोर्ट्स वाले केस में, एसजीएस कुटेक्ना केस, उसमें सफिशिएंट एविडेंस था। सफिशिएंट एविडेंस वाज अवेलेबल। ओह यस श्योर। तो वो तो बिल्कुल डिसीजन के करीब पहुंच चुका था केस। असूली तौर पर तो अभी वो नैब के पास तफसीलात होनी चाहिए। होनी तो चाहिए, अगर है तो ये एक सवालिया निशान है जिसके बारे में यकीनन नैब भी बता सकती है। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बड़े बड़े करप्शन स्कैम हुए, उन पे आपने क्यों नहीं हाथ डाला? शुगर स्कैम था, ऑयल वाला स्कैम था। शुगर स्कैम अखबार से देख के मैंने शुरू की इंक्वायरी, सुओ मोटो इंक्वायरी थी, ऑयल की भी, शुगर की, और तकरीबन 7 शुरू हुए। मैंने प्रेसिडेंट को बताया, वो कुछ थोड़े से परेशान थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर ये मुझे इंक्वायरी कर लेने दे, क्योंकि ये गरीब आवाम के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। जो इसके रिजल्ट आएंगे मैं आपके सामने रख दूंगा, फिर आप फैसला कीजिएगा कि ये गलत है, सही है, क्या है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक।
शुगर की इंक्वायरी अभी शुरू नहीं हुई थी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही थी कि वफद आने शुरू हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, तारिक अजीज जनरल हामिद साहब के पास, वो चीफ ऑफ स्टाफ थे प्रेसिडेंट के साथ, और प्रेशर मुझ पर आने लगा कि ये इंक्वायरी आप बंद कर दें। फिर वो जनरल हामिद ने कहा आपसे जी कि आप इंक्वायरी बंद कर दें? जी, इंक्वायरी ये बंद कर दें। फिर वो चेयरमैन सीबीआर होते थे उस वक्त, अब्दुल्ला यूसुफ साहब। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, उन्होंने मुझे कहा एक दिन, वो मुझे मिले, कहने लगे कि देखें आपने अगर ये इंक्वायरी बंद नहीं की तो अभी तो चीनी 24 रुपए पे मिल रही है, ये 48 रुपए पे चली जाएगी, क्या कौम को आप चीनी फराहम करेंगे? चीनी मार्केट से उठ जाएगी। लेकिन आपको जनरल हामिद ने ये बताया कि ये भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन जनरल परवेज मुशर्रफ ने लिया कि इवेंचुअली उन्होंने मुझे ये बताया कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये इंक्वायरी बंद करा दी है जी। फिर मेरी कई दिनों तक उनसे मुलाकात हो न सकी, काफी कोशिशों के बाद फिर मैंने मीडिया में ये प्रेस रिलीज दी, जिस पर मुझे बहुत नाराजगी हुई कि आखिर इंक्वायरी बंद कर दी थी तो मीडिया में प्रेस रिलीज देने की क्या जरूरत थी। तो मैंने कहा क्या आवाम को बेवकूफ बनाता रहता कि शुगर मिलर्स में बहुत से पार्लियामेंटेरियंस भी थे जी, क्या वो इन्वॉल्व थे? मैं असल में जब प्राइम मिनिस्टर से मिला तो मैंने प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा ये किस किस्म की धमकियां हैं? क्या एक हाफ अ डजन शुगर मिल ओनर्स जो हैं कैन दे टेक अ होल कंट्री हॉस्टेज? और आपकी हुकूमत चल रही है और नैब है, अगर हम दोनों मिलकर 6-8 आदमियों को नहीं पकड़ सकते तो फिर ये किस किस्म की गवर्नेंस है? पार्लियामेंट के अंदर जो शुगर मिल ओनर्स थे वो इन्वॉल्व थे इस क्राइसिस में? थे। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि नहीं, इसमें गवर्नेंस का मसला नहीं है, इसमें सियासी पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से ये केस को आगे सियासी पेचीदगियां तो यही है ना कि उनके कैबिनेट के या पार्टी के लोग उसमें मुलव्वस थे। नैब के पास उसकी तफसीलात भी थी। नैब के पास तफसील, अभी मुझे नाम याद नहीं है ऑफहैंड क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं रखे हुए, लेकिन ये नाम बार बार अखबारों में आ चुके हैं। ऑयल की तरफ जाने से पहले एक और चीज बताइएगा कि उस जमाने में आप चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से कोर कमांडर लाहौर बनाए गए थे। लाहौर में जमीनों का डीएचए के हवाले से बड़ा रौला था, आपने उसके ऊपर भी कुछ काम किया था? हाँ, डीएचए में करप्शन की इंक्वायरी हुई थी, काफी लंबी चौड़ी, जमीनें सारी बांट ली और करप्शन है, नहीं, हाँ कुछ इरेगुलरिटीज थी, 9-10 केसेस थे, वो फिर प्रेसिडेंट को प्रेजेंट भी हुए थे थी। हाँ, सीरियस इरेगुलरिटीज जी। उन लोगों को पनिश किया गया? इंक्वायरी हुई? वो साहब जो थे वो रिटायर कर दिए गए। रिटायर असल में वो इंक्वायरी के दौरान ही रिटायर हो गए थे। वैसे जो डेट थी वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन क्योंकि इंक्वायरी चल रही थी तो उनकी रिटायरमेंट पेंड कर दी गई थी। ओके, लेकिन कोई सजा नहीं, ज्यादा उनको कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं थी, पूरे बेनिफिट्स वगैरह लेकर वो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, दैट्स राइट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। राइट। आपको लगा नहीं? और उस इंक्वायरी को जब प्रेसिडेंट को प्रेजेंट हुई थी तो उनको ये कहा गया था, प्रेसिडेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि ये डेलिब्रेट करप्शन है, और उस मीटिंग में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनके सामने प्रेसिडेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था, लेकिन उनके साथ क्या अंजाम होगा वो उन्होंने उस वक्त फैसला नहीं किया। इतनी ग्रॉस इरेगुलरिटीज थी तो इससे कतई नजर के वो आदमी एक सिटिंग जनरल थे या ब्रिगेडियर थे, उनके खिलाफ नहीं, जनरल नहीं, वो इंक्वायरी सिर्फ डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर लेवल तक थी, लेकिन उनके खिलाफ लेवल की आपने इंक्वायरी होल्ड नहीं की, लेकिन क्योंकि उस वक्त एक शख्सियत और का भी नाम आता है। हाँ, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल तक इंक्वायरी आपने एडमिनिस्ट्रेटर की, लेकिन उस वक्त एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए था, ग्रॉस इरेगुलरिटीज सामने आ गई। हाँ, उन एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था, और मेरी यही वो थी। वो एक्चुअली जो कुछ एक्शन उनके खिलाफ लिया गया वो मेरे रिटायरमेंट के बाद लिया गया। एज चेयरमैन नैब, आपने ये ऑयल प्राइसेस वाला इशू, आज फिर ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा कि ओवर 80 बिलियन की इसमें पैसा वैसा जो है कुछ लोगों ने बनाया है जी। वो 2001 से 2006 के दरमियान जी। लंबी रिपोर्ट थी, उसमें ऑयल कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरीज का भी जिक्र किया कि कितनी प्रॉफिटेरिंग उनकी बढ़ गई है। उस पे क्या हुआ? ऑयल इंक्वायरी की तकरीबन 2 महीने की 2.5 महीने की ऑयल इंक्वायरी के बाद मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से जनरल हामिद ने एक मैसेज कन्वे किया कि ये इंक्वायरी आपने जहां तक की है हमें भेज दी। मैंने कहा अभी तो 2 महीने 2.5 महीने हुए इस इंक्वायरी को। उन्होंने कहा नहीं, ऑयल मार्केट में बहुत प्रेशर है और पूरी ऑयल सेक्टर के अंदर काम रुक जाएगा अगर आपने इंक्वायरी ने रोकी, तो जो कुछ आपने किया हमें भेज दें। तो उसके बाद फिर मैंने उनको ड्राफ्ट इंक्वायरी भेजी प्राइम मिनिस्टर को, मैंने प्रेसिडेंट को उस खत की कॉपी भेजी। मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ये मेरी, और मैंने उस टीम में कुछ कंसल्टेंट हायर करके मार्केट से एक्सपर्ट्स भी रखे हुए थे। मैंने कहा ये मेरी टीम की फाइंडिंग्स हैं, मैंने ऑयल मिनिस्ट्री वालों को भी बुलाया है ताकि मैं दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लूं, और मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो आप हुकूमत की तरफ से भेजना चाहते हैं उनको भी भेज दें ताकि हम बैठ के दोनों साइडों को पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। जनरल साहब, जो ऑयल कंपनीज एडवाइजरी कमेटी जिस फार्मूला के तहत प्राइसेस फिक्स करती थी, आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का है, कंज्यूमर की तो खाल उतारी जा रही है right. लेकिन वो बेनिफिट कर रहे हैं। यही फाइंडिंग थी मेरी। तो वो उसके ऊपर नतीजा क्या निकला? जनरल साहब ने रिपोर्ट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी में
सलमान शाह साहब थे एडवाइजर फाइनेंस और मुख्तार अहमद साहब थे एडवाइजर एनर्जी। इन कमेटी